नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज जवाब तो चाहे में हम बात करेंगे गौरवशाली इतिहास के आईने के बारे में। जी हां, वो इतिहास जो हमेशा से छिपाया जाता रहा है और हमारे राजाओं की एक अलग छवि गढ़ दी गई। उनको हमेशा भोग और विलासी बताया गया है, उनकी छवि को हमेशा खराब करने की कोशिश की गई है और अलग अलग तरीकों से उनकी छवि को खराब किया भी गया है। एक आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद उस वाकये के बारे में आपको बताएंगे जो निश्चित रूप से यह तय कर देता है कि हमारा इतिहास कितना वैभवशाली था। किस नजर से देखते हैं आप अपने ही पूर्वजों को? विदेशी ताकतों के एजेंट, वामपंथी इतिहासकारों की दृष्टि से, या प्राचीन अकाट्य प्रमाणों के साथ आज तक सामने आ रहे तथ्यों के आधार पर? ये वो साजिश थी जो अपनी काली छाया भगवान श्री राम तक पहुंचाने में सफल रही थी और दुनिया के साथ इतिहास के अब तक के सबसे महान और न्यायप्रिय शासक भगवान श्री राम को कई वर्षों तक न्यायालय का विषय बनाकर रखा था। वो प्रभु श्री राम जिनकी गवाही सृष्टि का पत्ता पत्ता और कण कण देते हैं, उन पर भी कभी काल्पनिक तो कभी अन्य आरोप लगाए जाते रहे। फिर आप कल्पना ही कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज रहे यशस्वी हिंदू सम्राटों के इतिहास को किस प्रकार से विकृत किया गया होगा। और ऐसा करना भी इतिहासकारों के वेश में छिपे वामपंथी एजेंटों की मजबूरी रही होगी, क्योंकि उनको अपने इस नमक का कर्ज चुकाना था जो न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके गद्दार पूर्वजों ने विदेशों से खाया था। लेकिन भारत के इस गौरवशाली इतिहास को आखिर कब तक छिपाया जा सकता था? क्योंकि देश में आज भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको देखकर यह पता चलता है कि वाकई प्रजा का अपने राजा के प्रति प्रेम और समर्पण भाव किस कदर रहा होगा। जब अपने राजा की एक आवाज पर प्रजा कुछ भी करने को आतुर हो जाती थी, लेकिन कुछ विदेशी एजेंटों ने कैसे राजाओं की छवि विलासी और भोग करने वाली बना के रख दी, इसको झूठा साबित करती एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल ये खबर राजस्थान के जैसलमेर से है। जैसलमेर के लोगों ने मंगलवार को अश्रुपूरित नेत्रों से अपने महारावल ब्रजराज सिंह को अंतिम विदाई दी। शाही परिवार के अंतिम संस्कार स्थल बड़ा बाग में महारावल ब्रजराज के दोनों पुत्रों ने उन्हें मुखाग्नि दी। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण की बात यह रही कि उनकी अंतिम यात्रा में जितना जन सैलाब उमड़ा, इतना किसी राजनेता के निधन पर भी ना उमड़ा होगा। मानो पूरा जैसलमेर अंतिम विदाई देने आ गया हो। न केवल जैसलमेर शहर बल्कि दूर दराज से भी लोग उनके दर्शनार्थ जैसलमेर पहुंचे। जगह जगह बड़ी संख्या में मौजूद महिलाएं भी उनकी अंतिम यात्रा की साक्षी बनी। महारावल ब्रजराज सिंह के सम्मान में जैसलमेर के सभी बाजार बंद रहे। लोगों ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। हालांकि कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद जैसलमेर पर्यटकों से गुलजार है, लेकिन व्यापारियों ने इसे दरकिनार कर ब्रजराज सिंह के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। और यह दर्शाता है कि वाकई हमारा इतिहास और राजसत्ता के प्रति आस्था कितनी गौरवशाली रही होगी। तो गौरवशाली इतिहास का आईना, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह नरूका जी जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास चलते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैं शुभम बात कर रहा हूं राजेंद्र जी, और आज का जो कार्यक्रम है वो यही है कि गौरवशाली इतिहास हमेशा से रहा है राजाओं का, और हमेशा से रहा है एक राजसत्ता के प्रति आस्था जो रही है लोगों की, प्रजा की, वो भी उसका एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला है। आज आप देख सकते हैं जैसलमेर की वो तस्वीर जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है कि कैसे अपने राजा के प्रति एक आस्था का अनूठा संगम है, जबकि हमेशा से ही राजाओं की एक अलग छवि को गढ़ दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? वास्तविक स्थिति यह है कि जब 1857 में भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें जब पश्चिम ने देखा, अंग्रेजों ने देखा कि इस देश के लोगों में अपने राजाओं के प्रति, शासकों के प्रति इतनी जबरदस्त निष्ठा है कि बूढ़े कुंवर सिंह जी और ऐसे राजाओं के नेतृत्व में भारत में जबरदस्त क्रांति हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बहुत बड़े बड़े नाम है जिनका हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे तो ये डिबेट कम पड़ जाएगी। इन सबके नेतृत्व को देखकर अंग्रेजों ने एक नई चाल चली कि आखिर हमारी विचारधारा, हमारा ईसाईयत किस तरीके से इस भारत पर रहे, और उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर चोट पहुंचाई और एजुकेशन सिस्टम के साथ ही कांग्रेस जैसे दल की स्थापना की जो भारतीय क्रांतिकारी लोगों और स्वतंत्रता आंदोलन वाले लोगों का
आंदोलन को हाईजैक कर सके और ये दिखा सके कि ये आंदोलन कर रहे हैं। जबकि इसके दल के लोग ये कहते थे कि अंग्रेज सबसे ज्यादा न्यायप्रिय है, यानी इनके दिमाग में ये बैठा दिया गया कि पश्चिम श्रेष्ठ है और भारत की सारी मान्यताएं, सारी परंपराएं और सारी व्यवस्था गलत है। जानबूझ के विदेश में पढ़ पढ़ के लोग पेरिस में कपड़े धुलवा धुलवा कर उन लोगों ने भारतीय संस्कृति को न केवल लांछित किया बल्कि अपमानित करने का प्रयास किया और वामपंथ ने इसके साथ सहोदरपना निभाया। नेहरू ने जब सत्ता का हस्तांतरण हो गया उस समय उन्होंने रोमिला थापर से बैठकर ये जेएनयू जैसी संस्था बनाई और वहां ये रिसर्च होने लगी कि भारतीय संस्कृतियों को, व्यवस्थाओं को कैसे कर्ज किया जाए, कैसे इनकी इमेज को करप्ट किया जाए। इसलिए जानबूझकर ऐसी फिल्में, ऐसे सीरियल और इस तरह के कथानक बनाए गए और राजनीतिक पार्टियों ने एजेंडे बनाए कि जानबूझकर जो जनता के सर्वप्रिय लोग थे, आदर्श थे, ऐसे राजा महाराजाओं को, ठाकुरों को, जागीरदारों को और सामंतों को अपमानित करने का था। उनके लिए घृणित कथानक रचे गए और उनको विलासी, भोगी, चरित्रहीन बताने का दुष्ट प्रयास किया और वो सफल भी रहे। जिसका परिणाम ये हुआ कि आज की पीढ़ी ये समझती है कि भारत के ये जो छुआछूत है, जो जातीय भेद है, ये निश्चित रूप से यहाँ के राजाओं की रही होगी, ऐसा लोगों के दिमाग में बैठा दिया है। जबकि ये छुआछूत अंग्रेज लेकर आए, मुगल लेकर आए। भारत के अंदर जातीय भेद तो कोई था ही नहीं, सब अपने अपने कर्म में खुश रहते थे। जाति केवल शादी विवाह तक सीमित थी, कहीं किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं था। अब आज ये देखिए आप, ये जो महारावल ब्रजराज सिंह जी भगवान श्री कृष्ण के सीधे वंशधर हैं, उनके डायरेक्ट उत्तराधिकारी हैं और सभी यदुवंशियों के सिरमौर हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा, पाकिस्तान में बैठा भुट्टो परिवार भी यही ट्वीट करके कह रहा है कि भुट्टो, भट्टी, भाटिया, जितने भी यदुवंशी कुल हैं उन सबके हेड ऑफ द फैमिली महाराज ब्रजराज सिंह जी थे, जो अब नहीं रहे। अब बात यह आती है कि ब्रजराज सिंह जी का तो ने तो कोई राज किया नहीं था कि जनता उनके राज को देखकर खुश रहे। ब्रजराज सिंह जी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, मेरे भी उनसे परिचय था, मुलाकात थी और गुड़गांव में डीएलएफ में बहुत साधारण से एक घर में सामान्य व्यक्ति की तरह रहा। 1982 में 82 में उनका कोरोनेशन हुआ, जब लेट महारावल रघुनाथ सिंह जी इस दुनिया से चले गए थे, तब भी ऐसी ही भीड़ इकट्ठी हुई। लेकिन हो सकता है 1982 में जो लोग 1982 में जो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने महारावल रघुनाथ सिंह जी का शासन देखा होगा, उनका ये देखा होगा कि किस तरह जनता के साथ नहीं, बिल्कुल एक अलग दृश्य राजेंद्र जी यहां पर नजर आया। और आज के दौर में जब लगातार राजशाही के ऊपर सवाल खड़े करते हैं लोग, उनको ये इतिहास भी पढ़ना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए। और आप देखिए इस वक्त नेपाल में भी वही राजशाही की मांग की जा रही है। वहां भी 10 साल में ही, उससे कम वक्त में ही लोग लोकतंत्र से ऊब गए हैं। ये क्यों, आखिर ये कौन सा कारण है? ये कारण ये है, मैं आपको बताता हूं। व्यक्ति की पहचान उसके सुयशों से होती है, उसके सुकर्मों से होती है। इस कांग्रेस पार्टी को 3 पीढ़ी का राज करने का टाइम मिला और आज ये लोग इस देश में सबसे घृणित चरित्र के रूप में सामने आ रहे हैं। चाहे जबरदस्ती इनको लोग अच्छा साबित करने का प्रयास करें, क्योंकि राज करने के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। झूठे ड्रामा नहीं करने पड़ते, स्विस बैंक में खाते नहीं खोलने पड़ते, बोफोर्स में दलाली नहीं करनी पड़ती। ये तो सब सामने है। जो राजीव गांधी जी जिनको भारत रत्न दिया गया है, वो बोफोर्स में दलाली के आरोप में मरे और देश की जनता द्वारा मारे गए। आप देखिए विडंबना, एक ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री जो कि देश की जनता द्वारा, चाहे वो लिट्टे हो या पिट्टे हो, कोई भी हो, भारत देश के लोगों द्वारा मारे गए। दूसरी तरफ महारावल ब्रजराज सिंह है, जिन्होंने शासन नहीं किया है, लेकिन उनके पूर्वजों ने वो त्याग किया है, वो जौहर किए हैं, वो साके किए हैं कि जनता की तीसरी पीढ़ी भी आज तक आंखें नम करके, आप देखिए ये कोई जन्मदिन होता तो हम ये कह सकते थे कि इनको शायद लाया गया होगा या इनको वहां कोई प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ये केवल शोक संवेदना वाली बात थी और शोक संवेदना में किसी को आमंत्रण नहीं दिया जाता, लेकिन लाखों की संख्या में ये उमड़ता हुआ जनसैलाब ये साबित करता है कि राजनेताओं द्वारा पैसे देकर और पदों की बिल्कुल खरीदी हुई राजनीतिक भीड़ नहीं थी। ये राजनीतिक भीड़ नहीं थी। ये कोई जस्टिन बीबर जैसा डांस भी नहीं था, ये कोई क्रिकेट मैच भी नहीं हो रहा था, ये कोई सपना चौधरी जैसा डांस भी नहीं था। ये केवल महाराजा को अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हुई भीड़ थी। महारावल ब्रजराज सिंह जी का औरा आप देखिए कितना बड़ा रहा होगा। ऐसा ही एक दृश्य अलवर में युवराज प्रताप सिंह जी के टाइम हुआ था, जो आज भंवर जितेंद्र सिंह जी कांग्रेस में घुसे हुए हैं। इनके पिताश्री थे युवराज प्रताप सिंह जी, जिनको इंदिरा गांधी ने आत्महत्या के लिए बाध्य किया था।
उस समय हमारी दादी जी और हमारा परिवार बताता है कि गायों और घोड़ों ने भी भोजन करना बंद कर दिया था। ऐसी आस्था, ये कहीं न कहीं ईश्वरीय प्रेरणा है। और जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजा में विष्णु जी का अंश होता है, ये उस अंश का प्रताप है। नहीं, कितने ही पैसे से ये भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। हमने वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा देखी, हमने राजीव गांधी की देखी, हमने कलाम साहब जैसे महान देशभक्त की देखी, लेकिन जनता ऐसा स्वतः प्रेरणा से नहीं आते हैं, बिना किसी सिस्टम के। ये इस बात को साबित करता है। बिल्कुल। राजेंद्र जी, ये राजनीतिक भीड़ नहीं थी, ऐसी भीड़ को खरीदा नहीं जा सकता है। राजनीतिक जो सभाएं से ऊपर थी, बिल्कुल, जो जनसभाएं होती हैं उसमें 200 रुपए दिहाड़ी पर आने वाले व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन बस यही समझना चाहता हूं मैं आपसे, और दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या प्रजा और राजा के बीच का वो संबंध होता था, कौन सी वो आत्मीयता और लगाव होता था कि जिसकी वजह से ये लोग कनेक्ट रहते थे, इनका संबंध एक दूसरे से रहता था। मैं चाहूंगा आप वो दर्शकों को बताएं। हृदय के भाव हैं, हृदय से हृदय के भाव है। ये प्रचार वाली बात नहीं है कि हमने ये योजना कर दी, हम कांग्रेस ने ये काम कर दिया था, समाजवादी ने ये कर दिया था, कंप्यूटर बांट दिया था। चिल्ला चिल्ला कर झूठ को सच सिद्ध करने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि हृदय का भाव था और पिता पुत्र का संबंध था। जिस प्रकार से एक पिता के अंतिम दर्शन के लिए पुत्र अपने आप सारी 7 समंदर पार करके आ जाता है, ठीक वही संबंध ये इस प्रकार का है। दूसरी तरफ तो प्रियंका गांधी जी भी हैं, जिनके ससुर की जब अंतिम यात्रा थी, या ससुर का जब वो हो गया था, वो वहां छोड़कर हमने देखा था दिल्ली में टी शर्ट और जींस पहन करके वोट डालने जा रही थी। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं, जनता उनके प्रति कैसे संवेदना रखेगी, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपने महाराजा को गुड़गांव से दिल्ली की फ्लाइट से आने के बाद पूरा क्षेत्र, पूरा जैसलमेर की रियासत, आसपास के लोग, क्योंकि जैसलमेर की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, जैसलमेर कोई जयपुर नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, दिल्ली नहीं है, बहुत छोटा सा जिला है, बहुत छोटा सा शहर है, वहां लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और इससे भी ज्यादा संवेदनहीनता की बात यह है शुभम जी, ये सारे जो टीवी चैनल बड़े बड़े हैं, जो अपने आप टीआरपी, ये पी वो पी, ये कहां गायब रहते हैं। ये किसान आंदोलन की 500 की भीड़ को 5 लाख बता देते हैं। देख लीजिए आप, मैं खुद देख के आया हूं, राकेश जी के पास 500 से ज्यादा लोग नहीं थे, गुरुनाम जी वगैरह यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 500,000 से ज्यादा लोग नहीं है। एक तरफ लाखों की भीड़ स्वतः प्रेरणा से इकट्ठी होती है, वहां कोई गीजर वीजर नहीं है नहाने के लिए, वहां कोई भोजन भी नहीं बट रहा, लेकिन लोग भूखे रहकर अपने प्यारे राजा के लिए, जैसे राम के लिए अयोध्या वाले लोग थे, ये आज के इस युग में है, आपके हो रहा, हमारे सामने हो रहा है। और कोई प्रचार से नहीं किया गया, कोई इसका सिस्टम नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये सब यात्रा थी, कोरोनेशन नहीं था जी, ये सब यात्रा थी। ये आज इस बात को साबित करता है कि भारतीय पद्धति की ओर हमको लौटना होगा, हमको हमारी संस्कृति की ओर, हमारे इतिहास की ओर लौटना होगा। और जुन जौहर और साखों के कारण आज भी ये श्रद्धा है, ये श्री कृष्ण का वो सुयश है। महारावल ब्रजराज सिंह में कृष्ण का अंश है, वो उनके वंशधर है। ये उस चीज का सुयश है कि लोग आज वैसे ही खड़े हैं जैसे कन्हैया जी के लिए जब पहले द्वारका में खड़े हुए थे। ये वो प्रताप है जिसको आपको, हमको, सबको समझना होगा, दर्शकों को भी समझना होगा। क्यों बाहुबली जैसी फिल्म सारी इनकी वामपंथी फिल्मों को पीटती है, क्यों रामायण और महाभारत लोग बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजन जी कि जिस तरीके से एक पूरा ट्रेंड सेट कर दिया गया, बॉलीवुड को भी लगातार प्रभावित किया गया, क्लब और कहीं ना कहीं एक पाश्चात्य संस्कृति का पूरा मिश्रण दिखाया जाता रहा, और लोग उसी को अपना संस्कृति उसको समझते रहे और उसी को आवाहन उसका करते रहे लगातार। लेकिन बाहुबली एक ऐसी फिल्म बनती है जिसने लोगों को जुड़ना सिखाया, लोगों को उनका इतिहास बताया, और उसके बाद से लगातार आप देखिए बॉलीवुड ने भी, साउथ ने उसको ट्रेंड को शुरू किया, बॉलीवुड ने भी उसको अपनाया, और मणिकर्णिका समेत तमाम ऐसी फिल्में आई जब उनको पता चल गया कि आपको दिखाना ही पड़ेगा आपका इतिहास। और आज का लौटना ही होगा, आज का युवा उसकी तरफ बढ़ रहा है, मांग भी रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात है शुभम जी, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये राम जी जो वहां जाकर बैठे हैं, अयोध्या में वापस आए हैं जी, ये रामराज्य आने की और प्रक्रिया है। रामराज्य बिना राम के नहीं बनता है। हम चाहते रामराज्य तो हो, रावण राज्य करे, ऐसा नहीं होगा। रामराज्य के लिए राम जरूरी है। अब राजा को यदि राज करना है तो राम बनना होगा, राम की तरह दिखना होगा, राम की तरह कर्म करना होगा। और ऐसे ही ब्रजराज सिंह जी कोई अकेली ये मिसाल नहीं है, ये तो दिखाते नहीं है, नहीं, हर राजा महाराजा और रूलिंग प्रिंस के सामने इनके बड़े से बड़े लीडर हार जाते हैं। संजय सिंह अमेठी जो हैं,
आपको पता है सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे कैप्टन सतीश शर्मा जी, उनको पटक नहीं देती उन्होंने। बिल्कुल। संजय सिंह के जो अमेठी वाले थे जी, वो जी। खुद ही कांग्रेस में घुस गए, उसके बाद मात खाए। ये हर एक चीज की बात है, ये हमको समझनी होगी कैसे राजमाता विजयराजे सिंधिया का प्रताप था। और ये पीढ़ी नहीं जानती, राजमाता गायत्री देवी जी ने राम राज्य परिषद बनाई थी जब कांग्रेस के सामने दूसरी पार्टियां नहीं थी, जनसंघ का उभार नहीं हुआ था। राम राज्य परिषद के सामने कांग्रेस के जो जयनारायण व्यास थे जो प्रथम मुख्यमंत्री बने, उन तक को जमानतें जब्त हुई, उनकी जमानतें गायब हो नहीं बच पाई। तो आज भी 70-75 वर्ष बाद भी यदि हमने या इन राजा महाराजाओं ने इतना बड़ा अन्याय किया होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा अमरीश पुरी हमेशा ठाकुर दुर्जन सिंह बना घूमता है, ये जनता नहीं आ सकती। एक बिल्कुल आपने जब जिक्र किया है, आपने जिक्र किया है राजेंद्र जी, तो मैं आपसे यही प्रश्न लूंगा, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि हमेशा से ही आप देखिए क्षत्रियों की एक अलग दशा को प्रस्तुत किया गया है, ब्राह्मणों की एक अलग दशा को प्रस्तुत किया गया और हमेशा से ही उनको शोषण करने वाला बताया गया, उनको षड्यंत्र रचने वाला बताया गया और उनको हमेशा से ही उनकी छवि को आप देखिए, जो भी देखें, अगर कोई भी फिल्म में देखिए तो अगर किसी के बलात्कारी कोई व्यक्ति होगा तो वो क्षत्रिय होगा, या फिर कोई भी ऐसा षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति होगा, कोई लोभी व्यक्ति होगा तो कोई मंदिर का पुजारी इसको दिखाया गया, कभी बाकी नहीं दिखाए गए, बाकी धर्मों के लोग नहीं दिखाए गए। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था, मानते हैं आप? ये भारत के अंदर यहाँ की व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक और प्रमाणिक रूप की जो वर्ण व्यवस्था थी उसको कर्स किया गया, उसको लांछित किया गया। जानबूझ के अत्याचारी ठाकुर, अत्याचारी क्षत्रिय, ढोंगी ब्राह्मण और टाटी मार मतलब बेईमान वैश्य को दिखाया गया। जबकि ये वो समाज है, मैं वैश्य से ही चालू करता हूं आपको, ये वो समाज है कि बहामासार जो बढ़िया होने के बावजूद देश पर आंच आने के बाद अंगरक्षक सेना के सेनापति थे महाराणा प्रताप। और ये वो देश है कि जब ब्राह्मण भी पीछे नहीं रहा इस देश के लिए, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के रूप में हो और चाहे हम पीछे चले जाएं, तो इतने ही राजा महाराजा सारे के सारे उनके साथ, ब्राह्मण ने साथ दिया। और क्षत्रिय के बारे में तो ये कितना ही प्रयास कर लें, आज महारावल ब्रजराज सिंह के सामने की अंतिम यात्रा ये सिद्ध करती है कि क्षत्रिय ने इस देश के लिए कुछ दिया होगा। इन्होंने हमारे जो शूद्र वर्ग है, जो हमारी प्राणों से प्रिय प्रजा है, उसको हमारे विरुद्ध ऐसे भड़का दिया जैसे परिवार में छोटे बच्चों को कोई मुखिया के विरुद्ध भड़का देना। क्योंकि उन्होंने इसको पकड़ लिया और वो भी नहीं भड़के इनसे, तब इन्होंने जानबूझ के ऐसे लोगों को विदेश में जाकर डॉक्टर की उपाधि दी, ऐसे लोगों को पढ़ाया लिखाया और उनको इस देश में छोड़ दिया, जाके शास्त्रों को जला दो आप। अब जब उन्होंने संस्कृत पढ़ी ही नहीं, उस शास्त्र में क्या देख लिया कि उनको जला दिया उन्होंने, और ये फैशन बन गया और कांग्रेस इसको पोषित करती रही। ये ईसाईयत की जड़ है। अब इन्होंने ये इसलिए ऐसा किया था, पहले तो इन्होंने हमारा समाज तोड़ा, हमारी शिक्षा व्यवस्था तोड़ी, हमारा राष्ट्रवाद तोड़ा और बाद में इन्होंने परिवार तोड़ा। आप देखिए, तलाक जैसा शब्द भारतीय संस्कृति में सनातन में कोई है ही नहीं जी। पति पत्नी में बनती नहीं है, एक दूसरे से प्रेम ये कहते हैं कि बनती नहीं, कोई फ्रेंड है क्या, वो मित्र है क्या, नहीं बनती। बिल्कुल, इंग्लिश में डिवोर्स होगा, उर्दू में तलाक होगा, लेकिन हिंदी में कोई शब्द नहीं होगा, कोई शब्द नहीं है। मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा, साहब उनका तलाक हो गया, अब उनका क्या करें? मैंने कहा भाई निकाह किया होगा तो तलाक हो गया होगा, अब उनका हलाला करवा लो और क्या करोगे आप? भाई निकाह का ही, जिसका निकाह होगा उसका तलाक होता है, जिसका विवाह होता है वो। राजेंद्र जी, वापस आता हूं आपके पास। हमारे साथ रविंद्र भाटी साहब जुड़ रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे और सामाजिक कार्यकर्ता, उनके पास आएंगे। भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मेरा प्रश्न आपसे यही है, आज आप देखिए जो तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि कैसे रावल साहब के निधन के बाद पूरे जैसलमेर का एक, हम कहेंगे, हर एक घर से हर एक व्यक्ति सड़क पर नजर आ रहा है। ये एक अलग ही अनूठा संगम दिख रहा है। ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं, ये कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं। आखिर आज के वर्तमान समय में जब लोग द्वेष लगातार एक दूसरे से पालते हैं, एक दूसरे से लालच के द्वारा ही संबंध रखते हैं, ऐसे में आज ये समर्पण भाव आखिर जो नजर आ रहा है, क्या वजह है इसकी? साहब, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जैसलमेर रियासत से हूँ, मैं भी भाटी हूँ और वो हमारे राजा है और वो हमारे दिलों में बसते हैं, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने जितना किया है। जब बात करते हैं कि जब हमारा पार्टीशन हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो सबसे पहले हमारे महारावल थे जिन्होंने मना किया था, इनके फादर रघुनाथ सिंह जी ने मना किया था कि हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। और रही बात भाटी राजवंश की, तो पहले कहा जाता है उत्तर बड़चुआर भाटी, जिस तरफ से
जहाँ से मुगल जब पहले भारत में प्रवेश होते थे तो पहला दरवाजा हम हुआ करते थे या भाटी राजवंश हुआ करता था, तो उनकी दिलों में, उनकी जनता के दिलों में हमेशा राजा के लिए आस्था थी और आज भी रहेगी और आगे भी रहेगी। और रही बात दूसरी, आज अगर किसी भी सामाजिक या किसी भी नेता की बात करते हैं तो उसको टेन्योर से अगर महीने भर या साल भर पहले उसको अगर अपना कुर्सी छोड़ के जाने का बोल दिया जाता है तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। पर साहब, एक देखने की बात है कि इन्होंने इतने साल तक एक प्रॉपर तरीके से शासन करने के बाद भी जब बात आई कि अपने सियासन को त्यागने की, अपने सियासन को जनता को समर्पित करने की, लोकतंत्र की, तो इन्होंने हंसते हंसते सब कुछ अपनी जनता के नाम कर दिया। इतना बड़ा समर्पण भाव आज के समय में कोई किसी के अंदर मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। और ये इनकी वीरता और इनको आज के समय में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं विश्वविद्यालय से हूँ, विश्वविद्यालय के अंदर जैसे ही आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत बनाने के लिए जातिवाद का जहर घोलते हैं। पर मैं बताना चाहूंगा कि जब प्रजातंत्र था तब वो 36 कौम को एक साथ लेकर चलते थे, हर एक तबका उनके साथ चलता था। आज कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए सबको अलग अलग किया जा रहा है। उनके अंदर एक कहीं ना कहीं खाई जो बीच में हर वर्ण के बीच में, हर जाति के बीच में खोदी जा रही है, ये वाकई शर्मनाक है। और ये जो भीड़ है ये किसी पैसों से नहीं आई, बिल्कुल उनके अंदर सच्चे दिल से आस्था थी, अपने राजा को लेकर आस्था थी और उनके लिए ये सब लामबंद है। और आगे भी और उसी आस्था का ये उदाहरण सबके सामने आज पूरा देश देख रहा है, लेकिन तथा कथित सेकुलर मीडिया इसको नहीं दिखा। राजेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। अंतिम प्रश्न आपसे मेरा यही है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो तमाम रियासतें जो है वो मिलकर आई और एक देश बना, सबने एक सर्वस्व अपना हम कहेंगे दान दे दिया, तो ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, राजाओं ने। और जब सरकार के पास उसके कोष में कुछ भी नहीं था तो राजाओं ने ही एक पूरा अपने तमाम रियासतों का जो धन है वो एकत्रित करके सरकार को दिया देश को चलाने के लिए, क्योंकि उस वक्त कोष खाली था। उस पर इतना ज्यादा सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजाओं के बाद भी आखिर उन पर यह आरोप लगना, उन पर एक अलग उनकी छवि को गढ़ देना, हमेशा भोग विलास में लिप्त दिखाना, अकबर जैसे शासकों को, टीपू सुल्तान जैसे लोगों को, बाकी सारे लोगों को, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, इनका महिमा मंडन करना, यह कितना उचित था? शुभम जी, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह है। आज कोई भी अकबर का वंशज यदि भारत के लोगों में यह आस्था रखवाता हो, कोई औरंगजेब का वंशज, कोई टीपू सुल्तान का वंशज, तो हम मान जाएंगे कि ये महान थे। लेकिन महारावल ब्रजराज सिंह जी जो कि श्री कृष्ण के वंशधर हैं, लोग उनमें कृष्ण देख रहे हैं जी। इसी तरीके से यदि जब भारत को विभाजन हुआ, वैसे लोग उसको आजादी कहते हैं, वो वास्तव में भारत का विभाजन कर दिया। 14 अगस्त 1947 को विनोबा भावे जैसे लोग, जिन्होंने कहा ग्राम दान, भूदान, रियासत दान, पटेल जी जैसे लोग, ये लोग जब सामने आए, आचार्य ये राजगोपाल आचार्य जैसे लोग जब सामने आए, 2/3 भारत पर अंग्रेजों का राज नहीं था। ये कहना गलत है कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। राजपूताने की अजमेर के अलावा कहीं अंग्रेजों का राज नहीं था, केवल संधि थी विदेश नीति के बारे में। 2/3 भारत इन राजपूत राजाओं और क्षत्रिय राजाओं के पास था। यदि ये चाहते तो ये नेहरू के पास जो सत्ता हस्तांतरण आया उसमें कुछ नहीं होता। हमने अपनी सेनाएं दी, सवाई मान गार्ड, यहां राजपूत रेजिमेंट्स और जाट रेजिमेंट्स की जितनी भी सेनाएं हैं, ये राजा महाराजाओं द्वारा दी गई सेनाएं। पूरी इन्फेंट्री हमने दी, राजकोष हमने दिया, राजभवन हमने दिए। बिल्कुल, जयपुर राजस्थान की जो विधानसभा है वो हवा महल में चली बहुत दिनों जी। सारे भवन हमने इनको इसलिए सौंप दिए, जनता के राज में खुश रहेगी, ये सोचकर। हमें एक लोकतंत्र की जो परिकल्पना की जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं राजवंशों के द्वारा हुई, जो आज हमको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज देखने को मिल रहा है, जो उसकी जो नींव थी वो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज इस खास कार्यक्रम में विस्तार से एक एक बात को बताने के लिए बहुत धन्यवाद। तो गौरवशाली इतिहास का आईना हमने उनको दिखाया, उनको देखना चाहिए जो हमेशा से राजाओं के ऊपर एक कलंक का टीका लगाने की कोशिश करते थे। राजाओं को हमेशा से ही वो
अलग दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी छवि को भोग विलासी दिखाते थे। लेकिन उन्होंने महान किसको दिखाया? अकबर को महान दिखाया, औरंगजेब को महान दिखाया, हुमायूं को महान दिखाया, बाबर जैसे दुर्दांत अपराधियों को महान दिखाया, क्योंकि उन्होंने उनको एक कह सकते हैं उनका नमक खाया था और उस नमक की हलाली उन लोगों ने की और हमेशा से भारत के लिए एक अलग छवि को गढ़ने का काम किया। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने यह बीड़ा उठाया और हर सच को आपके सामने लाएगा। देश का वो सच जो कोई नहीं दिखाता, तथाकथित सिलेक्टिव सेकुलर मीडिया नहीं दिखाती, वो हम आपको दिखाते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।